जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का अभिनंदन। हमारे साथ हैं आज प्रदेश के अनेक मुद्दों को लेकर संघर्षरत पिछले कई दिनों से पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और आक्रामक नेता डॉक्टर राजन सुशांत। उनसे जानते हैं वो किस पर हमलावर हैं और क्यों है। सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ दिनों से काफ़ी हमलावर हैं, क्या कारण है? जनता में आक्रोश है, जनता व्यथित है, दुखी है और निश्चित तौर पर उनकी आवाज़ बुलंद करना मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ। अभी एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा आया है ओल्ड पेंशन स्कीम का। एक बहुत ही बड़ा काला कानून इस देश में आ गया है जिससे हिमाचल प्रदेश के लगभग 1 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। 2003 के बाद जो भी कर्मचारी और अधिकारी सरकारी सेवा में आए हैं उनकी पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई और नई पेंशन स्कीम के नाम पर उनका शोषण किया गया है। दरअसल में उनकी पेंशन देने से सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए हैं और उनको कंट्रीब्यूटरी फंड जो उनका है उनको मजबूर किया गया है कि 5 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के खाते में डालें और फिर उनके ऊपर भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। वो 5 मल्टीनेशनल कंपनीज को छूट दी है कि वो अपना पैसा जहां मर्जी इन्वेस्ट करें और फिर अगर उनको फ़ायदा होगा तो पेंशन उसके हिसाब से मिलेगी, नुकसान होगा तो पेंशन उसके हिसाब से मिलेगी। नतीजा ये है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग रिटायर होके आए हैं जिसको 50,000 रुपया सैलरी मिलती है उसको पुरानी पेंशन स्कीम में 25,000 रुपया पेंशन मिलना था, लेकिन उनकी पेंशन 2500 और उससे भी कम हो गई है। और ये जो कर्मचारियों की रेंज आ गई है पेंशन के नाम पर 500 रुपये से लेके 2,000-2,500 के बीच में आ गई है। अर्थात एक दिन का एक कर्मचारी को रिटायर होने के बाद अब जो दैनिक पेंशन मिल रही है 30 रुपये से 83 रुपये मिल रही है, जबकि मनरेगा की दिहाड़ी 204 रुपये है। तो कर्मचारियों की ये स्थिति है कि रिटायरमेंट के बाद भूखे मरने की नौबत है और उनके सामने मार्ग है आत्महत्या का और वो आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर मुझे लगा कि ये विषय बहुत गंभीर है। मेरी आत्मा ने कहा कि 1 लाख इन कर्मचारी परिवारों को मरने नहीं देना है, तो मैंने संकल्प लिया इनको पुरानी पेंशन स्कीम लेके रहूँगा और नैतिकता के आधार पर मैंने सबसे पहला काम किया। 5 अगस्त 2020 से मैंने अपने विधायक की पेंशन भी छोड़ दी है और सांसद के रूप में भी पेंशन छोड़ दी है। और मैंने उस दिन अपील की थी कि मेरे जो साथी और भी हिमाचल प्रदेश में पेंशन ले रहे हैं सभी पार्टियों के नेता वो भी पेंशन छोड़ें। पर मुझे अफसोस है कि मैं तो एक साधारण परिवार से आता हूँ, मेरा अधिकांश खर्चा पेंशन पर ही चलता था, आय का और कोई बड़ा साधन नहीं है। लेकिन जिनके पास साधन है, अरबों रुपए के मालिक हैं और जो बड़े बड़े अपने आप को युधिष्ठिर महाराज गीता का उपदेश देते हैं, नैतिकता की दुहाई देते हैं, मैं उनसे उम्मीद करता था वो आगे आएंगे और समर्थन करेंगे और पेंशन छोड़ेंगे। उन्होंने भी अभी अपना नैतिक साहस का परिचय नहीं दिया है। डॉक्टर साहब, आपका विषय जो है वो आम जनता से जुड़ा हुआ है। आपने पेंशन छोड़ी है। ये हिमाचल के युधिष्ठिर कौन है? जो गीता के उपदेश देने वाले कौन हैं? ये सारे जानते ही हैं। ऐसे कुछ ही लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम जैसा कोई त्यागी पुरुष नहीं है, हमने लोकतंत्र को चलाया हुआ है। आज जब कसौटी सामने आई है तो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। आप चाहते हैं कि वो पेंशन छोड़े? हम निश्चित तौर प्रदेश की मांग है, जनता की मांग है, उनको आगे आना चाहिए। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आप लेकर चले हैं? पेंशन के अलावा मेरा दूसरा मुद्दा है दुकानदार वर्ग का, जिनको अभी आवाज़ नहीं मिली है। बिजनेस चौपट हो गया है। हमारा छोटा दुकानदार, खोखे वाला, रेडी वाला, फड़ी वाला, छोटे छोटे हमारे नौजवान कर्जा लेकर के दुकानें चला रहे थे। सरकार ने आदेश दिया कि 24 मार्च से लॉकडाउन, दुकान नहीं खुलेगी। उन्होंने दुकानें नहीं खोली। 3 महीने ये क्रम रहा। मुझे अफसोस है कि सरकार ने उनको आर्थिक पैकेज तो क्या देना था, उनके ऊपर उल्टा 2 टैक्स लगा दिए। दुकान में बिजली जली नहीं तो 3 महीने का बिजली के बिल थमा दिए हैं। 3 महीने का जीएसटी की रिटर्न भरवा रहे हैं। 3 महीने का उनका ब्याज है, उस पर कोई गौर नहीं है।
आज मैं मांग करता हूं, जब आपके आदेश से, सरकार के आदेश से बिजली जगी नहीं तो बिल किस चीज़ का है? आपके अधिकारियों से पूछते हैं तो कहते हैं सर ये मीटर रेंट है, ये सर्विस चार्ज है, ये सर चार्ज है। मेरा एक मूल प्रश्न अधिकारियों से भी है, सरकार से भी, जिसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। जब बिजली जली नहीं तो मीटर का रेंट किस चीज़ का है? और जब सर्विस का कर्मचारी सर्विस देने आया ही नहीं लॉकडाउन में, तो सर्विस चार्ज किस चीज़ का है और सरचार्ज किस चीज़ का है? और महीने का एवरेज 1,000 रुपये का बिल इन दुकानदारों को घर में थमा दिया गया है। मेरी सरकार से मांग है, ये जो जजिया टैक्स लगाया आपने 3 महीने 3,000 रुपया, इसको तुरंत वापस करें, और ले लिया है अगर तो अगले बिल में एडजस्ट करें। अगर वो एडजस्ट नहीं करते हैं तो मेरे इस प्रदेश के सारे दुकानदार भाइयों से और व्यापारियों से प्रार्थना है कि वो अगला बिल ना दें। अगर आपका बिजली का बिल ना देने की वजह से मीटर काटने आता है, कनेक्शन काटने आता है, तो मुझे सूचित करें, मैं आपको नंबर दूंगा हेल्पलाइन, मैं आपके कनेक्शन चालू करूंगा और इस पर सरकार से दो हाथ करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या माने कि जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल ने कनेक्शन जोड़े थे, एक मुहिम चलाई थी, क्या इस प्रदेश में आप भी इस तरह का आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि ना केवल बिजली की बात है, जीएसटी ले लिया है, जब सेल हुई नहीं तो जीएसटी किस चीज़ का है? जब सरकार का ऑर्डर है तो सरकार ऊपर से एक ऑर्डर करे कि हमारे ऑर्डर से सेल नहीं हुई इसलिए जीरो टैक्स लगेगा, और यहाँ ऑटोमेटिकली इसको एंट्री में कर रहे हैं, क्योंकि अगर जीरो रिटर्न भी भरनी है तो 1 महीने का 1,000 रुपया अकाउंटेंट को, सीए को देना पड़ता है, तो 3,000 रुपये 3 महीने के ये जजिया टैक्स ये भी है। तो मैंने कहा है, जो आपने कहा, ये बिजली के बिल, ये जीएसटी, ये सरकार इस पर तुरंत एक्शन करे, वरना आपने कहना है कि केजरीवाल जी का तो बड़ा छोटी सा आंदोलन था, ये बड़ा व्यापक आंदोलन होने वाला है हिमाचल, उससे कई गुना ज़्यादा ग्रेविटी का। और मेरा ये कहना है, लोन लिया बिजनेस चमकाने के लिए, बिजनेस सरकारी आदेश से ठप हो गया, अब आपने ईएमआई की किस्तें बढ़ा दी, आगे टाइम दिया है, इसके लिए मैं रिजर्व बैंक और भारत सरकार का धन्यवादी। लेकिन आपका ब्याज का मीटर तो चल रहा है, तो सरकार से मेरा आग्रह है कि आप लॉकडाउन के दौरान जब बिजनेस बंद है, दुकान नहीं खुली है, तो आप जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उसको 100% माफ़ करें, और ये पैसा प्रधानमंत्री के पैकेज जो 20 लाख करोड़ रुपए का दिया है उसमें से निकाला जाए। तो क्या माने कि आप प्रदेश में आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं 2022 तक, तब तक कोई पार्टी का गठन करेंगे या किसी मंच के नीचे इस तरीके के आंदोलन को अंजाम देंगे? आने वाले चुनाव में हम हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्रीय दल बना रहे हैं, जिसकी घोषणा जल्दी करेंगे। चुनाव आयोग को सारे जरूरी कागज भेज दिए गए हैं। 25 अक्टूबर को विजयदशमी वाले दिन शिमला में इसकी मैं शुरुआती घोषणा करूंगा, और उसके बाद सारे प्रदेश में जन आंदोलन छेड़ूंगा। एक विकल्प आप प्रदेश को देने जा रहे हैं, कैसा होगा ये विकल्प? ये विकल्प ही सही विकल्प होगा। लोग वर्तमान भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं कब इसको हटाएं। कांग्रेस से उनको उम्मीद ही कोई नहीं है, राष्ट्र स्तर पर भी राज्य स्तर पर भी। तीसरा विकल्प हम देंगे, 68 की 68 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, और भगवान ने चाहा और जनता के आशीर्वाद से तो दिल्ली से भी ज़्यादा चमत्कारी परिणाम हिमाचल की जनता देगी। प्रदेश सरकार का कहना है, भाजपा का कहना है कि डबल इंजन है, केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी है, और मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश में जितनी क्रांति विकास की अब हुई है ऐसी कभी नहीं हुई। क्या मानना? मेरा मानना है कि ये झूठ की हद है, झूठ बोलने की। धरातल पर कुछ नहीं है। चुनाव से पहले मैं बड़ी इज्जत करता हूँ आदरणीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की। उन्होंने घोषणा की थी, यहाँ कितने 50 से भी ज़्यादा नेशनल हाईवेज की 65 की घोषणा की थी। 3 साल हो गए। पहले तो दोष देते रहे कांग्रेस सरकार को, डीपीआर नहीं बनने देते। अब 3 साल अपने भी हो गए, और सच्चाई सामने प्रकट होगी जब पिछले महीने आ गया कि ये बाइबल ही नहीं है और कोई भी नेशनल हाईवे पर फंड नहीं दिया जाएगा। तो अपनी झेम हटाने के लिए फिर जाके मुख्यमंत्री और बाकी कहते हैं हम दिल्ली बात कर रहे हैं और 1-2 तो चालू कर देंगे। ये समझते हैं कि हिमाचल के भोले भाले लोग मूर्ख हैं। वो 65 नेशनल हाईवे की घोषणा को भूल के अब 1-2 चल जाएंगी तो उससे खुश हो जाएंगे। लोग तो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये
सेंट्रल यूनिवर्सिटी 15 साल से चल नहीं रही है। धर्मशाला और देहरा को लड़ाया जा रहा है। आपका बड़ा कोई भी एक भी यूनिट आज हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बहुत जल्द इनका लिफाफा फटने वाला है जो इन्वेस्टमेंट का है। हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट का इन्होंने शोषा छोड़ा था। कितने महीने हो गए, अभी तो कोरोना का बहाना है। अब देखेंगे इसका रिजल्ट भी शून्य आने वाला है। भाजपा का दावा है कि 3 वर्ष होने वाले हैं बिल्कुल ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार जो है बुद्धि है। मैं ईमानदारी कितनी है इस पर हंसी आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके मंत्री आपस में उलझ के एक दूसरे की बातें कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं। इनके मंत्रिमंडल में आज जयराम जी को मैं बोलता हूँ कि आप खुद और अपने मंत्रियों से एफिडेविट लिखवा के दे दें कि हम ईमानदार हैं, उसके बाद मेरा खेल शुरू होगा। इतनी हिम्मत दिखाएं, एफिडेविट पर लिख के दे दें प्रदेश की जनता को कि हम पर कोई एलिगेशन लगाए, हम ईमानदार हैं। फिर आप देखिए कि इनके कच्चे चिट्ठे कैसे खुलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आने वाले दिनों में जो ये आंदोलन है कर्मचारियों, व्यापारियों और दूसरे लोगों के साथ मिलकर, इसके साथ क्या कोई आप भ्रष्टाचार खुलासे भी करेंगे? कोई ऐसा भी हो सकता है? निश्चित तौर पर करेंगे। मैं इसलिए चाह रहा हूँ, कई बार भ्रष्टाचार की बात करते करते जो बड़े मुद्दे और जनता के हैं वो छूट जाते हैं। आज मेरी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। 10 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं हिमाचल में, 2.5 लाख बाहर से आगे हैं, 12.5 लाख तो ये हैं। और जो दूसरे भी बेरोजगारी हैं, जैसे आउटसोर्स पर रख लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिए हैं, ये सब बेरोजगारों की कैटेगरी में करना मूल का आधार है। लगभग 15 लाख लोग इस तरह के हैं। इनका मुद्दे भटक जाते हैं, दुकानदारों के मुद्दे भटक जाते हैं। तो मैं पहले जो रोटी रोजी से जुड़े मुद्दे हैं इनको तेज धार दे करके मैं सरकार को मजबूर करूंगा इन मुद्दों के बारे में बात करें, और उसके साथ साथ फिर भ्रष्टाचार की बात भी करेंगे। सबसे पहले तो यही है कि लोगों को लेकर आंदोलन होगा। किस प्रकार की रणनीति जो आपकी पूरे प्रदेश में होगी, जिला बार होगी, क्या करेंगे? ये आंदोलन जिस जिस वर्ग के आंदोलन होंगे उनको पहले जागृत किया जाएगा। जागृत करके वो संगठित होंगे। अपने अपने वर्ग के आंदोलन वही संबंधित प्रभावित लोग लड़ें, हम उनको तेज धार देंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे और जनता को साथ जोड़ेंगे। और निश्चित तौर पर ये जिला लेवल पर नहीं, ये निचले स्तर पर, अब भगवान ने चाहा तो 1 साल के अंदर अंदर हिमाचल की प्रत्येक पंचायत में आंदोलन होगा। प्रत्येक पंचायत आंदोलन में चली जाएगी। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी पुराने नेता हैं, जनसंघ के टाइम के जुड़े हुए विद्यार्थी परिषद के नेता हैं, तो क्या दोनों पार्टियों में ऐसे नेता हैं जो आपके संपर्क में हैं? ऐसा भी है? निश्चित तौर पर हैं। कुछ बड़े नेता आपके साथ आ भी सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये कब तक जो है ये रणनीति पूरी होगी? नहीं, अभी चुनाव बहुत दूर हैं। अभी तो हम मुद्दे, संघर्ष, उनमें से नेता पैदा करेंगे। मैं इधर उधर की खिचड़ी नहीं पकाऊंगा कि बीजेपी कांग्रेस से जिनको स्थान नहीं मिला उनको यहाँ जमघट खड़ा। उनमें जो अच्छे ईमानदार लोग बचे हुए हैं थोड़े बहुत, उनका मेरे पास स्वागत है। बाकी 90% लोग आंदोलनों से तप करके जो आएंगे वही नेता होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तो ये थे प्रदेश के तेज तरार नेता डॉक्टर राजेश सुशांत, जो आने वाले कुछ समय में पूरी रणनीति का खुलासा करेंगे। प्रदेश भर में आंदोलन की रूपरेखा इन्होंने तैयार कर रखी है। देखना होगा आगे क्या होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।